दूर दूर तक गेहूं के सुनहरे खेत फैले हैं और उन्हीं खेतों के बीचों बीच खड़ा था गरीबों में लिपटे एक परिवार का छोटा मिट्टी का घर। सुबह का वक्त था जहां घर के दूसरी ओर घर की बेटी हैंडपंप पर बर्तन मांजने में मगन थी। बर्तनों पर सूर्य की रोशनी चमक रही थी। कुछ ही दूरी पर पिता और भाई अपनी मजबूत बाहों से फसल की कटाई कर रहे थे। हंसी की खर्राहट बताती है कि मेहनत जोरों पर है। वहीं आंगन की चौखट के पास एक पुरानी खाट पर मां शांत बैठी हुई थी। तभी पड़ोस की सुनीता, तुम्हारी बेटी कितनी मेहनती है, देखो हैंड पंप के नीचे कितने जोरों से बर्तनों को चांदी की तरह चमका रही है। अरे बिटिया, नवंबर का महीना है, ठंड लग जाएगी। अरे सुनीता चाची प्रणाम। चाची आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे आदत हो गई है इस तरह रोज हैंड पंप में सुबह शाम बर्तन धोने की। और कोई दूसरा रास्ता भी कहाँ है। मेरी बच्ची के पास एक छोटा सा खेत है, उसी खेत में हमारा ये छोटा मिट्टी का घर है। जैसे तैसे करके बस एक हैंड पंप गड़वा रखा है जिससे घर का सारा काम होता है। हाँ, वो सब तो मैं समझती हूँ, गरीबी इंसान से सब कुछ करवा लेती है, पर तुम भी अब थोड़ा सोचो। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, ऐसे घर के बाहर बर्तन धोती अच्छी नहीं लगती। खेत का रास्ता कोई ना कोई यहाँ से गुजरता ही रहता है। सुनीता की बात फसल की कटाई करते देवानंद और राजन भी सुन लेते हैं। पिताजी, वैसे सुनीता चाची कह तो सही रही हैं। हाँ बेटा, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अभी तो जो भी पैसे जुड़ रहे हैं वो बस मुस्कान की शादी के लिए जुड़ रहे हैं। शादी के बाद ही मैं घर से जुड़े कोई काम कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सुनीता कुसुम को समझाकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। मुस्कान अब अपने मिट्टी के घर में एक कोने में सभी परिवार के लिए चूल्हे पर खाना बना रही होती है। बेटी, खाना बन गया है, तेरे भाई और पिताजी खाने के इंतजार में हैं। हाँ माँ, बन गया है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। अब मुस्कान घर में पतली सी चटाई बिछाती है और अपने भाई, पिता और माँ को खाना परोसती है। उन्हीं के साथ वो खुद भी बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद मुस्कान रात में सारे झूठे बर्तनों को लाकर हैंडपंप में धोने लगती है। रात के पहर अब ठंडी ठंडी हवा मुस्कान के कान से आर पार हो रही होती है। मुस्कान बर्तन मांजती हुई, हे भगवान, बाहर का मौसम कितना ठंडा हो रहा है। अच्छा होता कि मेरा भी घर पक्के ईंटों का होता, जहाँ बर्तन धोने की व्यवस्था भी घर के अंदर ही होती। मेरे इस खेत में बने छोटे से घर में तो बर्तन धोने की कोई सुविधा ही नहीं है। अब बर्तन धोकर मुस्कान अपने छोटे से कमरे में आराम करने चली जाती है। वहीं घर के बाकी सदस्य चूल्हे के दूसरी साइड जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो रहे होते हैं। इसी तरह एक दिन मुस्कान का सारा परिवार रात में आराम कर रहा होता है कि तभी खेत में कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं और वो जानवर उस गरीब परिवार के छोटे से खेत को तहस नहस करने लगते हैं। वहीं अपने छोटे से कमरे में बने छोटी सी खिड़की से मुस्कान ये सारी चीज देख लेती है और आकर अपने परिवार वालों को बताती है। अरे बाप रे, हमें उन जानवर को भगाना होगा, नहीं तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अब राजन अपने पिता के साथ एक लकड़ी में कपड़ा बांधकर उसमें आग लगाकर अपने घर से बाहर आते हैं और खेत के बीचों बीच उस लकड़ी में लगे आग को जानवरों की तरफ दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर वो जंगली जानवर वहां से भाग जाते हैं। अभी तो इस खेत में रहना हम गरीब परिवार के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं है। हर दिन एक नए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बताओ, अगर ये जानवर घर के अंदर आ जाते तब हम क्या करते। माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो जंगली जानवर यहाँ से चले गए हैं। चलिए अब हम लोग आराम कर लेते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन मुस्कान अपने छोटे से घर के बाहर पतले पतले चादर से घिरे हुए बाथरूम में नहा रही होती है और ये देखकर पड़ोस की सुनीता एक बार फिर कुसुम से कहती है, कुसुम, तुम्हारी बेटी वो अब जवान हो चुकी है। ऐसे कपड़ों को घेर कर उसके अंदर तुम्हारी बेटी नहाएगी तो लोग क्या कहेंगे। कल से तुम अपनी बेटी को मेरे घर भेज दिया करना नहाने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वहीं कपड़ों से घिरे बाथरूम में नहाती मुस्कान ये सब सुनकर, हे भगवान, कहीं सुनीता चाची ने मुझे देख तो नहीं लिया नहाते हुए। काश मेरा खुद का बंद दरवाजे का एक सुंदर बाथरूम होता तो मुझे ऐसे खुलेआम खेत में बने छोटे से बाथरूम में नहाना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ कुसुम, तुम कह तो सही रही हो सुनीता, मैं सब समझ रही हूँ। इसी तरह एक दिन मुस्कान अपने पिता और भाई को दोपहर का खाना देने के लिए खेत में आती है। मुस्कान का पिता गुमसुम अंदाज में दोपहर की रोटी खा रहा होता है। पिताजी, क्या हुआ, आप किसी को याद कर रहे हैं क्या? आपका ध्यान खाने पर नहीं है, मैं देख रही हूँ। हाँ बेटी, आज मुझे अपने वर्षों पुराने दोस्त हरीश की याद आ रही है। कई साल पहले हम दोनों साथ ही जबलपुर गांव में रहा करते थे, लेकिन वो पढ़ लिख कर शहर चला गया और फिर एक दिन जबलपुर गांव में बाढ़ आ गई, जिसके बाद मुझे यहाँ इस छोटे से बंजर जमीन पर घर बनाकर और छोटी मोटी खेती करके अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है। वैसे सुनने में तो आया है कि हरीश ने पढ़ लिख कर एक बहुत आलीशान बंगला बना लिया है, जहां उसकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही है। बड़े मालिक,
आपकी कॉफी। वैसे मालिक, आज आपको कौन सी कार में अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है? बता दीजिए, मैं उस कार की सर्विस करवा देता हूँ। आज मैं लिम्बोर्गिनी से जाऊंगा, तो आप उसकी सर्विस करवाइए। जी मालिक, मैं अभी सुरेश को बोलकर सर्विस करवाता हूँ लिम्बोर्गिनी की। अब सामने से सुंदर डिजाइनर कपड़ों में घर की इकलौती बेटी दिशा वहां आती है। पापा जी, ड्राइवर को बोलिए कि वो पहले मुझे कॉलेज छोड़ दे, मुझे लेट हो रहा है। तभी पीछे से दिशा की माँ हेमा, जिसने बहुत ही एक्सपेंसिव सुंदर सी साड़ी पहनी हुई होती है, उसके गले में डायमंड का हार होता है। ड्राइवर को रहने दो दिशा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे आज शॉपिंग मॉल जाना है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये दिवाकर और विक्रम कहाँ हैं? इन्हें मेरे साथ मीटिंग पर नहीं जाना है क्या? तभी पीछे से सूट बूट में घर के दोनों बेटे वहां पहुंचते हैं। पिताजी, हम तैयार हैं, चलिए चलते हैं। हाँ पिताजी, मैं भी रेडी हूँ। वैसे पिताजी, मीटिंग के बाद आपको विलेज के लिए भी निकलना होगा ना? एक मीटिंग विलेज में है जिसे आप ही हैंडल कर सकते हैं। हाँ, मुझे बताया था ओम प्रकाश ने कि किसी सोनपुर गांव में जमीन से जुड़ी मीटिंग है। कोई नहीं, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। बड़ी बहू, घर के सभी सदस्य किसी न किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम अकेले क्या करोगी? चलो तुम भी मेरे साथ शॉपिंग मॉल। नहीं मम्मी जी, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी अटेंड करना है, तो आप लोग जाइए। अब हरीश अपने दोनों बेटों के साथ पार्किंग एरिया में आता है, जहां ढेर सारी एक्सपेंसिव कार लगी हुई होती हैं, जिसमें से ड्राइवर हरीश के कहने पर लिम्बोर्गिनी कार पार्किंग एरिया से बाहर लेकर आता है, जिसके अंदर दोनों ही बेटे और हरीश बैठकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद दिशा भी अपनी मां के साथ एक एक्सपेंसिव कार में बैठकर कॉलेज की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आलीशान बड़े बंगले में किटी पार्टी करती है। नौकर तरह तरह के फूड बनाकर टेबल पर सर्व करते हैं। पिताजी, जब आपको अपने दोस्त के बारे में इतना सब कुछ पता है, तो आप उनसे कभी मिलने क्यों नहीं जाते, या वो यहाँ आपसे मिलने क्यों नहीं आते? बेटा, मेरी औकात नहीं है कि मैं उसके बड़े बंगले की चौखट पर अपने कदम रख सकूं, और उसको तो पता ही नहीं है कि मैं वो गांव छोड़ चुका हूं। अब दोस्ती बस यादों के भरोसे चल रही है। अच्छा चलो, अब बहुत बातें हो गई, मुझे आज फसल को दूसरे गांव लेकर जाना है काट कर। राजन, तुम यहाँ पर थोड़ी बहुत फसल की कटाई करके अपनी बहन के साथ चले आना घर। अब अपने माथे पर फसल की गठरी रखकर देवानंद अपने गांव से दूसरे गांव की तरफ लंबे चौड़े रास्ते पर चलता हुआ जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक लंबी सी गाड़ी रुकती है। तेज तेज हॉर्न की आवाज सुनकर देवानंद घबराते हुए, अरे भाई, कौन हो? अरे जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाओ ना, क्यों गरीब को परेशान कर रहे हो? मेरे सिर पर भारी बोझा है। गाड़ी के अंदर बैठा हरीश। अरे, इसकी शक्ल तो जानी पहचानी लगती है। अरे, ये तो मेरा दोस्त देवानंद है। ये कैसी हालत बना रखी है इसने अपनी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। हरीश गाड़ी से निकलकर देवानंद के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। देवानंद, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, तुमने ये कैसी हालत बना रखी है अपनी। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे हरीश, मेरे मित्र, मैं तुझे आज ही याद कर रहा था, और भगवान का करिश्मा देखो, उन्होंने आज ही मुझे तुझसे मिला दिया। अरे पर ठहरो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, पहले तुम मेरे घर चलो। पर हाँ, मेरे घर का रास्ता काफी पतला है, उन गलियों में तुम्हारी ये बड़ी गाड़ी नहीं जा पाएगी, तुम्हें मेरे साथ पैदल ही जाना होगा। अब हरीश अपने ड्राइवर को वापस भेज देता है और देवानंद के साथ उसके घर की तरफ आता है, जहां सड़कें काफी पतली होती हैं। चलते चलते हरीश देवानंद के खेतों में पहुंचता है। तभी हरीश के जूतों के आर पार एक भयानक कांटा उसके पैरों में चुभ जाता है। हरीश जूते निकाल के फेंकता है तो पैरों से खून निकलने लगता है। अरे मेरा पैर, अरे मेरे पैरों में तो कांटे चुभ गए हैं। दरवाजे पर खड़ी मुस्कान ये सब देखकर फटाफट एक हाथ में कुर्सी और दूसरे हाथ में मरहम पट्टी लेकर आती है। हरीश कुर्सी पर बैठता है और मुस्कान हरीश के पैरों की पट्टी करती है। बहुत ही प्यारी बच्ची है देवानंद, ये कौन है? अरे हरीश मेरे मित्र, ये मेरी बेटी मुस्कान है। अरे वाह, बहुत ही समझदार बिटिया है तुम्हारी, इसकी तो शादी की उम्र भी हो गई है। हाँ, बस अब यही चिंता तो दिन रात सताती है। अरे चिंता करना छोड़ दे देवानंद, सब ठीक होगा। अब हरीश देवानंद से मिलकर अपने घर आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद हरीश का बर्ताव कुछ बदला बदला रहता है। तभी एक दिन हरीश हॉल में अखबार पढ़ रहा होता है और वहां हेमा कॉफी लेकर पहुंचती है। हरीश जी, आप कुछ दिन पहले गांव की तरफ गए थे और मैं देख रही हूँ, जब से आप वहाँ से आए तब से आप गुमसुम हैं, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं। मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी थी, और हाँ, मुझे अपने छोटे बेटे के लिए अब लड़की देखनी है, उसकी शादी की उम्र हो गई है। क्या कहा, शादी?
तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा सुनो, विक्रम के लिए कोई लड़की मत ढूंढना, लड़की मैंने ढूंढ रखी है। लड़की गांव की है और थोड़े गरीब घर से है। उसका पिता कई वर्ष पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हरीश जी, आप गांव जाकर एक गांव की गरीब लड़की पसंद करके आ गए? अरे मैं कहती हूँ वो गरीब लड़की हमारे बड़े बंगले में एडजस्ट भी कर पाएगी। सच कहूँ तो उसका और हमारा स्टैंडर्ड कभी मैच नहीं होगा। तभी पीछे से आती घर की बड़ी बहू मनीषा। हाँ पापा जी, आप ऐसे कैसे इस बड़े बंगले की बहू एक गरीब घर की लड़की को बना रहे हैं? मुझे इस बड़े बंगले में अपनी देवरानी अपनी तरह चाहिए, जिसका स्टैंडर्ड मुझसे मैच करता हो। बड़ी बहू, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स घर में आकर ही चेंज हुआ है, इसलिए स्टैंडर्ड के बारे में तो तुम बात मत ही करो। बाकी मैं एक बार अपने छोटे बेटे से बात करूंगा। अब अगले दिन हरीश डायरेक्ट अपने छोटे बेटे विक्रम से बात करता है। पिताजी, अगर आपको वो लड़की सही लग रही है तो मैं आपके फैसले के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। मुझे ये मैरिज एक्सेप्ट है। आप कहें तो हम कल ही चलते हैं लड़की वालों के घर। अब अपने छोटे बेटे की रजामंदी देखकर हेमा शांत हो जाती है, लेकिन घर की बड़ी बहू वो इस फैसले से जल भुनकर राख हो जाती है। अब अगले दिन घर का पूरा सदस्य देवानंद के घर आता है। देवानंद अपने छोटे से घर में सबको साधारण सी कुर्सी पर बिठाता है। वहीं एक साधारण से टेबल पर मुस्कान सबके लिए चाय नाश्ता लगाती है। जी आप लोग यहाँ? जी हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। मेरे पति को आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। वहीं मुस्कान को विक्रम देखते ही पसंद कर लेता है। माँ, मुझे भी लड़की पसंद है। देवानंद, अब तो तुम बस अच्छा मुहूर्त निकलवाओ शादी का, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर कि मेरी बेटी आप जैसे बड़े बंगले में रहने वाले लोगों के घर की बहू बनने वाली है। आप लोगों का लाख लाख शुक्र है कि आप मेरी बेटी को अपने बड़े बंगले की बहू बनाना चाहते हैं। अब लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। तभी पड़ोस की सुनीता बबीता। अरे देवा कुसुम, तेरी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है जो इतनी गरीब होने के बाद भी उस बड़े बंगले की बहू बनने जा रही है। मुझे तो बहुत खुशी है। भगवान तेरी बेटी की खुशियों में किसी की नजर ना लगने दे। बेचारी ने अपने 25 वर्ष में इस खेत के घर में संघर्ष के सिवा कुछ नहीं देखा है, पर अब बड़े बंगले में राज करेगी राज। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सुनीता। मेरी बेटी अपने बड़े बंगले के ससुराल में राज करे राज। अब कुछ ही दिनों में मुस्कान का घर फूल और लाइट से सजने लगता है और उसी छोटे से घर में मुस्कान की हल्दी मेहंदी की रस्म होती है। दूसरी तरफ बड़े बंगले में विक्रम की भी हल्दी की रस्म होती है और फिर से 2 से 3 दिन बाद विक्रम का पूरा परिवार डिजाइनर कपड़ों में बैंड बाजा बारात लेकर मुस्कान के घर आते हैं, जहां खेतों के बीच में बने घर के बगल में एक छोटा सा मंडप बना हुआ होता है। विक्रम और मुस्कान को एक साथ मंडप में बिठाया जाता है और फिर पूरी विधि विधान के साथ शादी संपन्न होती है। उसके बाद मुस्कान अपने घर से विदा होकर अपने बड़े बंगले के ससुराल में आ जाती है। मुस्कान अपने पति की बाहों को थामकर फूलों के रास्तों से बड़े बंगले के चौखट तक आती है। सभी लोग मुस्कान के ऊपर पैसों का न्यौछावर करते हैं। उसके बाद हेमा आरती के थाल से अपने बेटे बहू की आरती उतारती है। बहू, इस कलश को गिराकर अपने बड़े बंगले के ससुराल में गृह प्रवेश करो। मुस्कान बड़ी ही खूबसूरती से अपने दाएं पैर से कलश गिराती है और कुमकुम की थाल में पैर रखकर बड़े बंगले के अंदर आती है। हाय राम, इतना बड़ा बंगला! ये बंगला तो बहुत बड़ा है। माँ जी, यहाँ अपने कमरे तक जाने के लिए तो 1 आधा घंटा तो लग ही जाता होगा। हाँ भाभी, लग तो जाता है अगर पैदल जाए तो, पर चिंता मत करो भाभी, लिफ्ट है, वो आपको 2 मिनट में आपके कमरे में पहुँचा देगी। लिफ्ट? ये लिफ्ट क्या है? लगता है देवरानी जी गरीबी के साथ साथ आप गंवार भी हैं, आपको लिफ्ट नहीं पता। मुस्कान अपनी जेठानी के कड़वे बोल सुनकर मायूसी से अपने नजरें नीचे कर लेती है। बड़ी बहू, ये कोई तरीका है बात करने का अपनी देवरानी से? छोटी बहू, अभी तुम अपने पति के साथ जाओ अपने कमरे में। मुस्कान अपने पति का हाथ पकड़े लिफ्ट से अपने कमरे में आती है। कमरे के पास आकर मुस्कान कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। विक्रम जी, ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। ओह, आई एम रियली सॉरी मुस्कान, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि इस दरवाजे पर पैटर्न लॉक लगा हुआ है। अब विक्रम दरवाजे पर बने छोटे से स्क्रीन पर पैटर्न डालता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और दोनों कमरे के अंदर आते हैं। विक्रम जी, आपका कमरा बहुत अच्छा है और काफी बड़ा है। ये गद्दा भी काफी मुलायम लगता है। अपने यहाँ हाथों में छोटे से पलंग पर गुदड़ी डालकर सोती थी। अरे कोई बात नहीं, पर अब ये सब कुछ तुम्हारा है। अगले दिन सुबह मुस्कान हाथों में साड़ी लेकर बाथरूम में नहाने जाती है। बाथरूम काफी आलीशान होता है। वहीं दीवारों पर कुछ बटन बने हुए होते हैं जो गलती से मुस्कान से दब जाते हैं और सायरन की आवाज सुनकर नौकरानियां बाथरूम के पास आती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। मुस्कान घबराकर बाथ सूट से बाहर आती है।
छोटी मालकिन बोलिए, हम आपकी क्या मदद करें? जी छोटी मालकिन बोलिए, आपको हैंड वॉश करवाना है या बॉडी क्लीनअप? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हो? तभी विक्रम बेड से उठकर वहां आता है। मुस्कान, ये तुम्हारी मदद करने आई है। मेड, एक काम करो, तुम हेड मसाज वगैरह दो इन्हें। अब बाथरूम में एक नौकरानी मुस्कान को हेड मसाज और हेड वॉश कराती है, दूसरी पैरों और हाथों का क्लीनअप करती है। बाप रे, मेरे बड़े बंगले के ससुराल में सब ऐसे नहाते हैं। मैं तो अपने घर में छोटी सी जगह में कपड़ों के घिरे बाथरूम में नहाती थी। अब मुस्कान नहा धोकर रसोई में आती है, जहां रसोई भी काफी लग्जरी होती है और कुछ शेफ वहां खाना बना रहे होते हैं। उनके हाथों में रिमोट होता है जिससे वो कैबिनेट्स को ओपन कर रहे होते हैं। बाप रे, ये रसोई की अलमारी रिमोट से खुलती है। जी छोटी मालकिन, पर आप यहाँ क्यों आई हैं? हमें बोलिए, आपको क्या खाना है? नहीं, आज मैं बनाऊंगी और आप सभी लोग खाइएगा। बस मुझे आप लोगों की थोड़ी थोड़ी मदद चाहिए होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल किया है। अब शेफ की मदद से मुस्कान पहली रसोई का खाना बनाती है, जहाँ कुछ बर्तन गंदे हो जाते हैं। अरे बर्तन तो बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं, इन्हें कहाँ धोना है? कोई सिंक नहीं दिख रहा, इन्हें घर के बाहर धोना है क्या? तभी वहां आती मनीषा हेमा। अरे देवरानी जी, आप यहाँ लगता है नौकरों की मदद कर रही हो। वैसे आपकी पर्सनालिटी है भी नौकरानियों जैसी। बड़ी बहू, चुप करो तुम। छोटी बहू, तुम रसोई में क्या कर रही हो? शेफ हैं तो। माँ जी, वो मैं आप सबको अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाना चाहती थी। चलो ठीक है बहू, बना लो। अब हेमा के जाने के बाद शेफ उन सभी गंदे बर्तनों को डिश वॉशर में धोता है। ये सब देखकर भी मुस्कान हैरान रह जाती है। अब कुछ देर बाद मुस्कान खाना बनाकर सबको खिलाती है। सभी लोग खाना खाकर मुस्कान की बहुत तारीफ करते हैं। अरे खाना तो बहुत अच्छा बना है। शुक्रिया जेठ जी। शुक्रिया नहीं, तुमने पहली बार खाना बनाया है तो कुछ तो देना बनता है। विक्रम अपने हाथ में रखा लाखों का आईफोन मुस्कान के हाथ में देता है। वहीं हेमा अपने हाथों के सोने के कंगन देती है। लो बहू, ये कंगन बड़ी बहू ने तो ये सब किया नहीं था, तुमने किया है तो नेक भी रखो। अरे वाह, भाभी को तो बहुत सारे गिफ्ट मिले। ये गंवार इसके लायक भी है जो इसे ये सब मिल रहा है। अब सबको खाना खिलाने के बाद मुस्कान अपने बड़े बंगले में घूमने लगती है, जहां चारों तरफ आलीशान तस्वीर, गुलदस्ते, फिश एक्वेरियम जैसी चीजें रखी हुई होती हैं। घर में घूमने के बाद मुस्कान घर के बाहर आती है, जहां बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता है। अरे बाप रे, मेरे बड़े बंगले के ससुराल में इतना बड़ा आलीशान स्विमिंग पूल भी है। ऐसा स्विमिंग पूल तो मैंने बस पिक्चरों में देखा था। अब स्विमिंग पूल में थोड़ा समय बिताने के बाद मुस्कान गार्डन एरिया में आती है, जहां रंग बिरंगे फूल, फव्वारा लगे होते हैं, पक्षियां चहचहा रहे होते हैं। गार्डन कितना सुंदर है। अच्छी खासी जगह भी है गार्डन में। क्यों ना मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती करूँ सब्जियों की। अब बिना किसी देरी के मुस्कान गार्डन में रखे हुए लोहे की खुरपी से गार्डन की मिट्टियों को कुरेदने लगती है, जिससे उसके कपड़े और हाथ गंदे हो जाते हैं। ये सब देखकर घर के नौकर, अरे छोटी मालकिन, ये सब आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, कुछ हरी सब्जियाँ उगाने के लिए गार्डन की मिट्टियों को कुरेद रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है छोटी मालकिन। आप इस बड़े बंगले की मालकिन हैं, और वैसे भी इस बड़े बंगले में सब्जियां मॉल से आती हैं। तभी पीछे से आती हेमा मनीषा। देखिए मम्मी जी, बहुत शौक था ना आप सबको खेत में रहने वाली इस गरीब लड़की को बड़े बंगले की बहू बनाने का। देखिए, अब वही लड़की इस बंगले के गार्डन को खेत में बदल रही है। छोटी बहू, ये सब तुम क्या कर रही हो बड़े बंगले में? तुम्हें किसी ने इस तरह की हरकत करते हुए देख लिया तो जानती हो कितनी बड़ी बदनामी होगी मेरी। आसपास के लोग मेरा मजाक बनाएंगे। माँ जी, मैं तो बस हरी भरी सब्जियां उगाने की सोच रही थी। बहू, ये तुम्हारा पीहर नहीं है जहाँ तुम खेत में रहकर सिर्फ खेती करती थी। अपने अंदर अब बदलाव लाओ। तुम अब बड़े बंगले की बहू हो। जी माँ जी। अब मुस्कान निराश होकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन विक्रम अपना और मुस्कान का बाहर डिनर प्लान करता है। घर के लोग ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। भाभी, आप पहली बार बड़े बंगले से बाहर कहीं घूमने जा रही हो भैया के साथ। चलो कुछ डिजाइनर वन पीस पहन लो। हाँ मुस्कान, तुम पर अच्छा लगेगा, पहनो ना। जी, मुझे ये सब पहनना नहीं आता। हाँ देवरानी जी, आप जैसी गरीब लड़की को कैसे ही आता होगा ये सब पहनना। बड़ी भाभी, ऐसे मत बोलिए। चलिए छोटी भाभी, मैं सिखाती हूँ आपको। अब दिशा अपने कमरे में मुस्कान को लाकर उसे सुंदर वन पीस ड्रेस पहनाती है और उसका हल्का मेकअप करती है और फिर उसे सबके सामने लाती है। अरे वाह, तुम तो बहू नहीं राजकुमारी लग रही हो, इस बड़े बंगले की मुस्कान। वाह मुस्कान, काफी प्रिटी लग रही हो। चलो चलते हैं।
अब मुस्कान अपने पति के साथ पार्किंग एरिया में आती है जहाँ कई महंगी गाड़ियां लगी हुई होती हैं। बोलो मुस्कान, तुम्हें किस कार में बैठकर बाहर जाना है? बाप रे, इतनी सारी महंगी गाड़ियाँ एक साथ। अरे मुस्कान, इस शहर में जो भी गाड़ी सबसे पहले लॉन्च होती है वो गाड़ी तुम्हारे बड़े बंगले के ससुराल वाले खरीद लेते हैं। हमें शौक है गाड़ियों का। अब बताओ तुम्हें किस में बैठना है? जी मुझे इस गाड़ी में जाना है। क्या नाम है इसका? अरे ये बुगाटी है मुस्कान, चलो इसी में चलते हैं। अब कार में बैठकर मुस्कान 5 स्टार होटल में जाती है। विक्रम एक्सपेंसिव खाना ऑर्डर करता है जिसका टेस्ट मुस्कान को समझ में ही नहीं आता। विक्रम जी, ये सब क्या है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे मुस्कान, तुम इसे गलत तरीके से खा रही हो। ये सुशी है, इसे चॉपस्टिक से सॉस में डुबो कर खाओ। मुस्कान चॉपस्टिक से खाने की कोशिश करती है और सारा खाना कपड़ों पर ही गिरा लेती है, जिसके बाद विक्रम खुद उसे खिलाता है। इसके बाद मुस्कान बहुत बड़े मॉल में आती है जहां विक्रम अपने पसंद के कपड़े उसे दिलाता है। मुस्कान सुंदर डिजाइनर साड़ी में विक्रम के सामने आती है। अरे वाह, क्या लग रही हो तुम। इस साड़ी में ऐसा लग रहा है ये साड़ी तुम्हारे लिए ही बनी थी। इसे पैक करवा लेते हैं। अब कपड़ों की बिलिंग करके विक्रम मुस्कान को कार में लेकर घर आ रहा होता है। विक्रम जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे बड़े बंगले वाला ससुराल मिला। आपके जैसा पति मिला जो मेरी इतनी परवाह करते हैं। अरे तुम सैड क्यों हो रही हो? तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। अब धीरे धीरे मुस्कान अपने बड़े बंगले के ससुराल के तौर तरीके, पहनावे को अच्छी तरह से समझ जाती है और अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है, जिसे देख मनीषा। ये मेरी गरीब देवरानी दिन पर दिन इस बड़े बंगले में सबके दिल पर राज करने लगी है। इसे अब मुझे परेशानी में डालना होगा क्योंकि मेरी कड़वी बोली का तो इस पर असर हुआ नहीं। तभी एक दिन जब मुस्कान अपने कमरे में जाती हूँ आज थोड़ा स्विमिंग पूल की तरफ बैठने। दूर खड़ी मनीषा ये सब सुनकर फौरन ऑयल लेकर स्विमिंग पूल के पास आती है और चारों तरफ ऑयल गिराने लगती है। देवरानी जी, बड़ा शौक है ना बड़े बंगले के स्विमिंग पूल में बैठने का? मनीषा इतना बोलते बोलते डिब्बे का आधा तेल अपने ही पैरों पर गिरा लेती है। चारों तरफ ऑयल होने के कारण अपने ऑयली पैरों से मनीषा ठीक तरह से चल नहीं पाती और खुद ही स्विमिंग पूल में गिर जाती है। मम्मी 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 जी, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे कोई बाहर निकालो। अब सभी लोग वहां आते हैं। दिवाकर जैसे तैसे अपनी पत्नी को बाहर निकालता है और वो देखता है कि स्विमिंग पूल के आसपास ऑयल गिरा हुआ है। सर्वेंट, ये ऑयल यहाँ किसने गिराया है? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी स्विमिंग पूल में गिर गई। अरे सर, ये सब हमने नहीं किया। भैया, सभी सर्वेंट तो अंदर थे। अरे फिर ये ऑयल यहाँ गिरा कैसे? शांत हो जाइए देवर जी, ये ऑयल यहाँ मैंने गिराया था आपकी पत्नी को स्विमिंग पूल में गिराने के लिए, ताकि मैं उसका मजाक बना पाऊं, लेकिन सब उल्टा हो गया। बड़ी बहू, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है अपनी देवरानी से? छोटी बहू जब से यहाँ आई है तब से तुम इसके पीछे पड़ी हो। इस बेचारी ने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम्हारे इतने कड़वे बोल सुनने के बाद भी वो तुम्हें अपनी जेठानी मानती है और तुमसे प्यार से पेश आती है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। मुझे अपनी देवरानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे अंदर अपनी अमीरी का घमंड आ गया था, जिस वजह से मैं अपनी गरीब देवरानी को अपनी देवरानी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेवजह ही आपसे नफरत करती थी। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अब मुस्कान के रिश्ते अपनी जेठानी के साथ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद अब मुस्कान अपनी जेठानी के साथ महंगे महंगे पार्लर में जाकर मेकअप करवाना, डिजाइनर कपड़े पहनना, किटी पार्टी करना तक भी शुरू कर देती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन मुस्कान से मिलने उसके माता पिता बड़े बंगले में आते हैं और अपनी बेटी को स्टाइलिश साड़ी में पहने गहनों में देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अरे माँ जी, पिताजी आप, भाई नहीं आए? नहीं, उसे फसल की कटाई करनी थी तो हम उसे लेकर नहीं आए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अरे बाप रे बेटी, तुम इतने बड़े बंगले में रहती हो। तुम्हारा ससुराल आज पहली बार देखा, मन बहुत प्रसन्न हो गया। दिल को खुशी हुई कि हमारी बेटी जो पहले खेत में रहती थी उसका ससुराल इतना आलीशान है। मेरी तो आंखें ही नम हो गई। मेरी बच्ची ने कितनी तकलीफों का सामना किया था अपने पीहर में, और आज देखो कितने आलीशान बड़े बंगले की बहू है। बदन पर इतने सुंदर कपड़े, गहने, श्रृंगार, सब कितना सुंदर लग रहा है। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं आप लोगों के साथ भी उतनी ही खुश थी जितनी यहाँ हूँ। तभी देवानंद अपने दोस्त हरीश के हाथों को पकड़कर, हरीश, मैं तो धन्य हो गया जो मेरा दोस्त तू है। तेरे बड़े बंगले में मेरी बेटी बहुत खुश है और उसे खुश देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटी के साथ साथ समय आ गया है
कि बेटी के माता पिता भी खुश रहें देवानंद। मैंने सोचा है कि खेत में से हटकर पक्के सड़कों पर तुम्हारे परिवार के लिए पक्के ईंटों का घर बनवा दूं। अरे नहीं नहीं, आप हमारे लिए इतना मत करिए। हमारी बेटी को आपने बड़े बंगले की बहू बनाया, हमारे लिए यही बहुत है। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत स्वाभिमानी इंसान हैं, बेवजह किसी का एहसान नहीं लेते, पर मैं ये अपनी तरफ से छोटा सा भेंट देना चाहता हूँ। अब हरीश मजदूरों को लगवाकर खेत से थोड़ी दूरी पर देवानंद और उसके छोटे से परिवार के लिए पक्के ईंटों का 2 मंजिला घर बनवाता है, जिसमें मुस्कान का परिवार खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है और मुस्कान भी अपने बड़े बंगले के ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।